हम तुझे आग का दरिया नहीं बनने देंगे, जुल्म नफरत का तमाशा नहीं बनने देंगे। तुझको पालेंगे, तुझको पालेंगे, तुझको पालेंगे मोहब्बत के गुलिस्तानों में। है वतन हम है तेरी शम्मा के परवानों में, जिंदगी होश में है, जोश है ईमानों में। ऑडियंस, वेलकम टू व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज। मैं होस्ट फराज दरवेश। एक अफसोसनाक वाकया एक दफ़ा फिर सानेहा पेश आया पाकिस्तान में। चारसद्दा के मकाम पर बादशाह खान यूनिवर्सिटी में दहशतगर्दों ने एक दफ़ा फिर नारे तकबीर लगाते हुए मासूम लोगों की जानें ली। समझ से बाहर है ये कैसा नज़रिया है, ये दीन का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमने एक दफ़ा फिर असातिज़ा की और तालिब इल्मों की खून भरी लाशें देखी, हमने माओ बहनों का आहू बुका देखा। अभी आर्मी पब्लिक स्कूल का गम हम भूल ना पाए थे और दीगर जो सानेहात हुए उनको भी ना भूल पाए थे कि एक और फांस हमारे दिलों में चुभो दी गई। जी हाँ, चारसद्दा का जो वाक़या है, इसको जितना कंडेम किया जाए, जितनी मजम्मत की जाए कम है। और ये तवातुर से ये वाक़यात हुए चले जा रहे हैं, तो हम पता करने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हो रहे हैं, कि क्या वजूहात हैं, क्या वाकई नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद हो रहा है, वहाँ की सूबाई हुकूमत और जो मरकज़ी हुकूमत है क्या वो वाकई सीरियस है। बड़े बड़े दावे तो कर दिए जाते हैं कि हमने पुलिस का निज़ाम बड़ा अच्छा कर दिया है, हमने बला बला बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं, लेकिन ग्राउंड पे नज़र ये आता है कि हमले पै दर पे हुए चले जा रहे हैं। उसके बाद जो ईरान सऊदी प्रॉक्सी जो चल रही है, जिसके अंदर अब लग रहा है चाइना भी एक कलीदी किरदार अदा करने जा रहा है। चाइनीज़ प्रेसिडेंट दोनों ममालिक गए, उससे पहले नवाज शरीफ साहब और राइस शरीफ साहब जो हैं ईरान और सऊदी अरब गए। तो स्टार्ट करते हैं रियाज हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मिसबा आजम साहब, समय पहले तो मिसबा आजम साहब आपसे शुरू करता हूँ कि आर्मी पब्लिक स्कूल का हमला, उसी तरह का एक और हमला हमने देखा, क्या कहा जाए इस पर, कितनी मजम्मत की जाए। मजम्मत कर करके आंखों के आंसू भी अब शायद सूख गए हैं, लेकिन माओ की आहो बुका, एक माँ का जिसका मैं इंटरव्यू देखा, उसका पहले एक बेटा मारा गया आर्मी पब्लिक स्कूल में, उसका भाई मारा गया। बस मैं तो स्टार्ट करूंगा इस शेर से, तुझको कितनों का लहू चाहिए है अर्ज़ वतन, जो तेरे आरिज़ गुलरंग को गुलनार करे। मतलब जो सिचुएशन है वो तब यहाँ पहुँच गई है कि आप देखिए कि अब उन लोगों ने जो दहशतगर्द हैं उन्होंने सॉफ्ट टारगेट्स देख लिए हैं। अब वो जो हैं ऐसी ऐसी जगहों पर हमले करना चाह रहे हैं जो कि आपको मैक्सिमम पेन दें, एज अ नेशन, एज अ सिटीज़न और एज अ ओवरऑल सिस्टम। तो अब इस पे क्या कहा जा सकता है कि ये तो एक बहुत ही अंदोनाक वाक़या है। और देखिए इसको कोताही कहाँ हुई है, क्योंकि आप एक जो सिलसिला पहले मैं इस चीज़ को जरा समझेंगे। एक तो नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 ये कि सूबाई हुकूमत और जो मरकज़ी हुकूमत है उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, क्या वजह है कि वो तो उसी जगह पर केपी के सब में ज़्यादा इम्पैक्टेड सूबा है, वहाँ पर ये वाक़या सब में ज़्यादा हो रहे हैं, होने को तो कहीं भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर क्या ऐसे मेजर्स लिए? अब तक तो मैंने सुना था कि केपीके की पुलिस बड़ी बेहतरीन हो गई है, बड़ी अच्छी हो गई है, और अब ये सुनने में आ रहा है कि अब तो नज़र भी आ गया कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने स्पेसिफिकली दिसंबर में इनको ये वार्निंग इशू की थी इस यूनिवर्सिटी की, हत्ता कि ये जितने भी मारने वाले हैं जो कातिल थे इनके नाम तक रिलीज़ कर दिए थे। हाँ नहीं, लेकिन वो यूनिवर्सिटी की नहीं थी, वो उन्होंने की थी जो वहाँ का जो अदालत की, कि वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, नहीं स्कूल्स की भी उन्होंने कहा सारे तालीमी इदारों की, इसमें ये यूनिवर्सिटी शामिल थी। नहीं, वो जो है वो आप पढ़िएगा, और वो हमारे नाजरीन देख रहे होंगे इस वक्त हमारे स्क्रीन के ऊपर वो चीज़, उसमें उन्होंने वेरी स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात की थी। लेकिन ये है कि ये आपकी ये बात कि इसको किस तरह से कि कोताही कहाँ हुई, देखिए उन्होंने जो भी की थी, ये जो होता है ना, ये इस तरह की चीज़ें कि जैसे आपको याद होगा कि जिस तरह से जब 60s में पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ ने गोल्डा मेयर जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर थी उन पे अटैक किया था, ये 70s की बात है, मुझे सही याद नहीं, तो उन्होंने क्या किया था कि पहले कहीं छोटे से कंट्री में किसी इजरायली एम्बेसी पे अटैक किया, उसको डाइवर्ट करने के लिए कि सारी अटेंशन वहाँ डाइवर्ट हो जाए, तो फिर गोल्डा मेयर को
वो अटैक करेंगे कि कुछ आइडिया था कि फ्रांस में जब उनका प्लेन लैंड करेगा उसको शूट करेंगे। और तो ये जो होते हैं कि एक तो ये जो सबसे बड़ी ख़तरे की बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं था ये कि उन्होंने कुछ इस तरह से जो उनके जो एसेट्स हैं कोट एंड कोट इन लोगों के अंदर उन्होंने गलत बयानी की हो, या ये कि उन्होंने मतलब कोई चीट किया हो, या ये है कि जब उन्होंने देखा कि यार वो वहाँ कोर्ट में नहीं जा सकते तो उन्होंने वहाँ पे अटैक कर लिया। तो कोताही की बात जहाँ तक आपने की, तो मैं तो ये कहूँगा कि ये जो अटैक्स होते हैं, हालांकि अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें कि मतलब उसमें मतलब चीज़ें कुछ बेहतर तो ज़रूर हो रही हैं, लेकिन मसला ये है ना कि जब हमारा एक रिश्तेदार, एक कोई करीबी अजीज़ मरता है तो हम लोग स्टेटिस्टिक्स नहीं देखते, फिर तो हम लोग कहते हैं ये क्यों हुआ। तो उस लिहाज से तो ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, लेकिन मेरी नहीं समझ में आता कि किस तरह से अब जो लोग चाहते हैं, जो लोग जो हैं सोचे हुए हैं कि उन्हें वापस नहीं आना हो तो जाके मर जाएंगे वहाँ पे, तो आप उन्हें किस तरह से रोक सकते हैं। तो इसको तो उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि ये लोग, आपको ये देखना चाहिए कि ये किन एरियाज़ में अटैक कर सकते हैं। इनका जो आइडिया है वो आपको पेन देना है मेनली, और आप उन चीज़ों को मैक्सिमम सिक्योरिटी में। रियाज साहब, आप दोनों सवाल नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद आपकी निगाह में हो रहा है, दूसरी बात ये कि कहाँ कोताही हो रही है? असल में ये जाहिर है कि बहुत ही अफसोसनाक अंदोनाक हादसा है। 20 से ज़्यादा जानें इसमें गई हैं और बहुत ही ब्रूटली इन्होंने मैसेकर किया है इन्हें। असल में इसमें कई चीज़ें समझने की है। पहली बात तो ये समझने की है कि ये जो इंसर्जेंसीज़ हैं ये इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती हैं। अब एक मिसाल हमें जो रिसेंट मिसाल है, जो श्रीलंका में जो तामे इलम की जो इंसर्जेंसी थी, वो 26 साल तक वो लड़ते रहे, उसके बाद उनको ख़त्म कर सके वो। तो ये इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए आपको बहुत ही डेडिकेट करना पड़ेगा, अपने आप को फोकस करना पड़ेगा, मुस्तकिल लड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि हर हादसा हुआ उसके बाद आपने कहा भाई तो कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ और करो, ये मत करो, कुछ और करो। तो इसके लिए जो कंसिस्टेंसी जो है, जो चाहिए है, जो सस्टेन्ड फोकस चाहिए, वो उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये मसला जो है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, ये एक रीजनल प्रॉब्लम है। और मैं समझता हूँ कि ये जो काबुल में जो हमले होते हैं, जो हिंदुस्तान में हमले जैसे पठानकोट में हुआ, जो पाकिस्तान में हमले होते हैं, इनमें आपस में ही कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। अच्छा। और ये एक प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है जो कि इस वक्त चल रही है, इंडिया, पाकिस्तान और उसमें अफगानिस्तान भी शामिल है। मसलन ये जो हमला अभी हुआ है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये लोग जो आए हैं लड़ने, हमला करने, और जो उनके जो लीडर हैं मंसूर, वो नंगाहार प्रोविंस में रहते हैं इस वक्त। इसी तरह जो मुल्ला फजलुल्लाह है वो भी वहाँ रहता है, और वो ऐसा इलाका है कि जहाँ अफगान गवर्नमेंट का कोई रिट नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कही जाती है कि जो अफगान इंटेलिजेंस है वो बड़ा दोगला रोल प्ले कर रही है इसमें। अफगान इंटेलिजेंस जो है उसके बाकायदा ताल्लुकात हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुख्तलिफ फैक्शंस के साथ, फजलुल्लाह के साथ भी, मंसूर के साथ भी, और न सिर्फ इनके साथ ताल्लुकात हैं बल्कि उनके इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ भी ताल्लुकात हैं। तो जब तक ये मसला हल आप इस तरह नहीं करेंगे कि अफगानिस्तान के साथ एक पीस प्रोसेस करें, इंडिया के साथ एक पीस प्रोसेस करें, और इन सब के साथ मिल के बैठें, देखो एक दूसरे के ऊपर हमले करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं, ये मामला जो चलता रहेगा, तुम हम पे करोगे, हम तुम पे करेंगे, किस तरह इसको ख़त्म किया जाए, ये समझाने की ज़रूरत है। और इसमें अमेरिकन का भी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें, चाइनीज़ की भी हेल्प इसमें इन्वेस्ट करें कि भाई इसको किस तरह ख़त्म करना है। तो जब तक रीजनल सेटलमेंट नहीं होगा, जब तक ये हमले जो हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जब तक अफगानिस्तान का मसला हल नहीं होगा, या अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, इंडिया पाकिस्तान के भी दोनों। अच्छा, ये प्रोग्रेस जो है ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस और इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस, अब ये नहीं होना चाहिए कि जब भी कहीं हमला फौरन बातचीत करना बंद कर दें। बातचीत को सस्टेन करने की जरूरत है, और इसको कहें कि भाई हम मिल के ये डिटरमिन्ड है कि हम इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस हर हमले से हमको कुछ सीखने की भी ज़रूरत है कि इनको प्रिवेंट कैसे करें। अच्छा, हर हमला आप प्रिवेंट नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये कि आप देखें कि इसमें क्या तरीका था, किस तरीके से इसको प्रिवेंट किया जा सकता था, क्या इंटेलिजेंस थी। कम से कम ये है कि इससे नंबर ऑफ अटैक्स कम हो,
उनकी जो ब्रूटैलिटी है, जो डेथ टोल है वो कम हो। तो ये तमाम कोशिशें, इसके लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज को अपना काम बढ़ाना होगा। फाइनली एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो पाकिस्तान में इनके सिंपैथाइजर्स हैं इस आइडियोलॉजी के, उनको वॉच करना होगा, उनको कंट्रोल करना होगा, उनको पकड़ना होगा। अगर आप उनको आज़ाद छोड़ देंगे, और वो बहुत सारे ऐसे जो आज़ाद फिर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, जानते हैं लोग कौन है ये, इनको जो टीवी पे आते हैं, हाँ टीवी पे आते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज में हम जानते हैं। हाँ, सही बात। तो जब तक इन लोगों को आप काबू नहीं करेंगे, इनको साफ वाज़ेह करने की जरूरत है कि देखो, अगर हमने देखा, इफ वी फाइंड एनी एविडेंस कि तुमने इनमें से किसी को सेफ हाउस दिया है, इनको सपोर्ट किया है, तो फिर तुम्हारी पार्टी बैन कर देंगे, तुम्हें अंदर कर देंगे हम, और तुम्हें सजा देंगे। ठीक है रियाज साहब, मैं बल्कि मेरे पास आपसे ही रियाज साहब का सवाल, फिर वापस रियाज साहब की तरफ आऊँगा। उन्होंने बड़ी एक अहम गुफ्तगू की, और उन्होंने आखिर में जो रियाज साहब ने कहा कि इनके जो आइडियोलॉजिकल फादर्स हैं, इनके जो हमदर्द हैं, जो घूमते फिर रहे हैं, मतलब नाम लेने में कोई कबात नहीं है, मुल्ला अब्दुल अजीज साहब जो खुल्लम खुल्ला इनको सपोर्ट करते हैं, दाइश को वेलकम करते फिर रहे हैं, वो इस्लामाबाद में बैठकर औरंगजेब फारूकी, सिपाही साहबा, लश्कर जंगी, जिनसे सीट एडजस्टमेंट होती हैं, वो खुल्लम खुल्ला जो है तालिबान की शेर की तस्वीर जो है वो लगाते फिर रहे हैं, उनकी नज़में गाते फिर रहे होते हैं। ये सब के सब खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं। पंजाब में इनकी बहुत हैवी प्रेजेंस है, और इनके साथ सीट एडजस्टमेंट भी होती है। ये इनके खिलाफ क्यों नहीं जा रहे? नेशनल एक्शन प्लान में तो था, अभी पिछले जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं उसमें इन लोगों ने इलेक्शन लड़ाए। हाँ, नहीं, इन लोगों के खिलाफ देखिए ये भी होता है कि जब मिलिट्री की कोई ऑपरेशन करती है ना, तो वो हर जगह नहीं घुस जाती। वो जाती है सबसे पहले जो मेन कोर है, जहाँ से सारा मदरशिप है, उसे ब्रेक करती है, फिर स्लोली वो मूव करती है स्लो। और मेरा ख्याल से यही है। नेशनल एक्शन प्लान की कुछ बड़ी उस पर बातें हो रही हैं, क्या वो तो बिल्कुल फाल नहीं है, उस पर बड़ी सियासत खेली जा रही है। हालांकि नेशनल एक्शन प्लान अगर आप देखें, वो एक लॉन्ग टर्म चीज़ है। वो ये नहीं है कि वो एकदम से हर चीज़ रोक देगा। कि अभी पीटीआई वाले कोई साहब थे, वो कह रहे थे कि मैं तो वहाँ गया, उनके सेक्रेटेरिएट में सिर्फ 6 लोग थे, इसका मतलब ऐसे 6 लोगों को हायर किया हुआ, मतलब इस तरह की बात है। तो मेरे पास कुछ फिगर्स हैं, मैं क्विकली शेयर करना चाहता हूँ अपने नाजरीन से, ये आपको भी मिल सकती हैं, इंटरनेट पर ये हैं सारी। कहा यह जा रहा है कि अंडर नेशनल एक्शन प्लान 140,000 जो हैं डिटेन्ड हुए, इन्वेस्टिगेट हुए हैं लोग। उन 140,000 में से 125,000 सिर्फ पंजाब से हुए हैं। तो ये कहना कि पंजाब में कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, फिर क्या है कि उनके जो 100,000 जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं। 100,000 कौन अरेस्ट हुए? जो मतलब जिनके टेरर लिंक्स और उसमें जो अरेस्ट हुए हैं। नहीं कि पहले जो 140,000 जो हैं वो डिटेन हुए और इन्वेस्टिगेट हुए, उनमें से 100,000 को उन्होंने अरेस्ट किया, जिसमें से 40,000 पंजाब में थे और 49,000 फ्रॉम केपी। अच्छा, फिर 332 जो हैं वो एग्जीक्यूट किए गए हैं, जिनमें से 301 पंजाब से थे। अच्छा, 830 जो कि हार्ड कोर, जिनको पाकिस्तान में एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाए, मैंने लिख लिया था यहाँ, जेट ब्लैक टेररिस्ट जो हैं, वो 829 जो हैं उसमें से 830 में से 829 सिर्फ पंजाब में थे जो कि पकड़े गए हैं। फिर अच्छा, उसके बाद और भी बहुत कुछ है। फिर उसके बाद ये है कि जो फंडिंग की एक बात होती है कि नेक्टा की फंडिंग नहीं है, उसके 2 बिलियन रुपीस रिलीज हो चुके हैं, जिसमें से 1.6 बिलियन रुपीस जो हैं वो यूज भी हो चुके हैं। उन्होंने उनके जो डीजी हैं वो अपॉइंट हो चुके हैं, उनके 62 लोग हायर किए हैं और 3 प्रोविंसेस ने उनके। तो मतलब देखिए ये चल रहा है, मतलब इस पे हम और आप बैठ के सियासत तो कर सकते हैं, लेकिन ये चीज स्लोली आगे मूव कर रही है। और अगर मतलब ये इससे उसमें है, उसमें लूप होल्स भी हैं, ये भी नहीं है कि वो हर चीज हो रही है, कि बहुत सारी चीजें नहीं। जो सवाल आपने पूछा कि भाई उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया, मुझे ये लग रहा है कि ये होगा, लेकिन इसको थोड़ा टाइम चाहिए। कि मतलब आर्मी जो है वो मौका देख के काम करेगी, मतलब वो आर्मी या पुलिस हुकूमत या अच्छा। और पंजाब में जो है, जैसे अब ये तो सीट एडजस्टमेंट भी करते हैं, मुझे ये बताएं। नहीं देखिए, सीट एट द लीस्ट ये तो कर सकते हैं कि यार इन लोगों के साथ आप सीट एडजस्टमेंट ना कीजिए, इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। करते हैं, मतलब मैं उसको डिफेंड नहीं कर सकता, इट इज टोटली इंडिफेंसिबल। मगर मसला ये है कि जब आप सियासत में होते हैं ना, और अगर आपको अलाउड है जाके इलेक्शन लड़ना, वो लड़ना इंडिविजुअल बेसिस पे, ये सब, तो मतलब यार ये होता है कि उन्हें वोट लेना होता है। अच्छा, और दूसरा जो उसका रुख ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जब अगर मेन स्ट्रीम में आ जाएं
वो जो हैं वो अपनी जो मिलिटेंसी है उसको छोड़ देते हैं, फिर वो पावर शेयरिंग में और इसमें परेशान इसमें लग जाते हैं, फिर भूल भाल जाते हैं। तो मतलब यार एक तरह से, लेकिन जो हार्ड कोर लोग हैं उनसे कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई कि मतलब क्या औरंगजेब फारूकी ज्यादा हार्ड कोर क्यों होगा? औरंगजेब फारूकी के साथ औरंगजेब फारूकी जी पार्टी के नाम से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। हाँ नहीं, तो उनको इजाजत दी है, उनको इजाजत दी है, वो तो मैं कह रहा हूं ज्यादा हार्डकोर वो क्या नहीं नहीं वो अब यही तो सारा पॉइंट है यहाँ पे। आप सीट एडजस्टमेंट कहते हैं, फिर आप मुझे कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने उनको, भाई जब इलेक्शन कमीशन मुझे इजाजत दे रहा है तो सीट एडजस्टमेंट में क्या क्या हो अंदर अदर देन आपका ज़मीर इतना स्ट्रांग हो एज अ सियासतदान, जो कि मुश्किल है कि आपको वोट चाहिए। तो इनकी ज़मीर स्ट्रांग नहीं है? नहीं किसके यार, सियासत में कहाँ है? सियासत इज क्रूअल, इट्स अ ब्रूटल। अच्छा ठीक है, रियाज साहब क्या वजह है कि इन लोगों के ऊपर हाथ नहीं डाला जाता? क्या जो दंदनाते घूम रहे होते हैं, ये लोग तकरीरें भी कर रहे होते हैं, मसूद अजहर साहब को छोड़ें, इनको मसूद अजहर साहब को भी ले लें और ये मौलाना अब्दुल अजीज साहब और पंजाब में इस तरह के बहुत सारे इनका सीट एडजस्टमेंट करते हैं, ये क्या वजह है? असल में ये मुझे तो लगता ये है कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट में, इंटेलिजेंस सर्विसेज में और मिलिट्री में कुछ रोग एलिमेंट्स हैं जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये मेरे ख्याल में राहिल शरीफ साहब जो हैं वो तो बहुत सिंसियर हैं इनको ख़त्म करने में, मिलिटेंसी को, और मेरे ख्याल में जो टॉप लीडरशिप है, लेकिन नीचे कुछ लोग ऐसे हैं। और ये होता है, ये एक प्रॉब्लम जो है ना अक्सर इंटेलिजेंस एजेंसीज में होता है कि रोग एलिमेंट्स होते हैं इनमें कि जो नेसेसरली जो टॉप जैसे पॉलिसी डायरेक्शन आ रही है उसको फॉलो नहीं करते, अपने काम करते रहते हैं जो जिस तरह चाहते हैं। तो इसको जो है ना क्लीन अप करने की ज़रूरत है, क्लेंजिंग की ज़रूरत है इंटेलिजेंस एजेंसीज में। इसमें बहुत सारे पुराने लोग अब भी ऐसे हैं कि उस ज़माने के हैं कि जब इनको हमने इन मॉन्स्टर्स को क्रिएट किया था। अच्छा। उस दौर से इनके, आपको मालूम है ना कि ये एक दिन में नहीं बन गए सब मॉन्स्टर जो हैं, ये कई डेकेड्स लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें इनको क्रिएट किया गया, और इनको फिर आप इतनी एकदम ख़त्म नहीं कर। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं आपको जरा 20-25 साल तो आपने इनको बनाने में लगाए, अब 20-25 साल इनको ख़त्म करने में भी लगाएंगे। लेकिन ये है कि इनका जो इफेक्टिवनेस है उसको कम करने की ज़रूरत है, इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इनको वार्न करने। इनको मीडिया टाइम कितना मिल जाता है, अब ये बताएं? असल में सोसाइटी का हिस्सा है ना ये लोग। अच्छा। मसला ये है, अगर आप या तो आप डेमोक्रेसी की बात छोड़ दें, अच्छा, आप जनाब माशाल्लाह लगा दें कि जितने भी जो भी ऐसा करेगा उसको पकड़ के अंदर कर देंगे, लेकिन अगर आप जमहूरियत के तहत करना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू कुछ करना होगा। तो रियाज साहब, मैं जो समझ पाया, आप ये कह रहे हैं कि राहिल शरीफ साहब समझते हैं, वो सिंसियर हैं, लेकिन उनके नीचे जो कुछ ऐसे जनरल्स हैं, ऐसे लोग हैं। नहीं, मेरे ख्याल में जनरल्स भी नहीं, आई थिंक दे आर मच लोअर। राहिल शरीफ साहब को दंदनाते घूमते तो नजर आ रहे होंगे, जिस तरह हम देखते हैं इस तरह वो भी देखते होंगे। लोअर लेवल्स पे ऐसे लोग हैं, मतलब उनको हो सकता है कि उनको भी सब ये तफसीलात, जैसा आपने यानी अभी हम बात कर रहे हैं शो से पहले कि मुशर्रफ साहब को बहुत सी चीजें नहीं मालूम थी। जो नजम सेठी ने अपने शो में कहा रिसेंटली कि जनाब ये मसूद अजहर के बारे में उनको मालूम नहीं था कि ये खुले फिर रहे हैं ऐसी, और वो हालांकि उनके ऊपर खुद कातिलाना हमले कराए, इन्होंने 2 कातिलाना हमले कराए मसूद अजहर ने उनके ऊपर, लेकिन फिर भी खुले फिर रहे थे। तो ये मसला होता है इन ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है मिर्ज़ा आज़म साहब, इस पर तो हमने गुफ्तगू कर ली, 4 सद्दा और जो मसाइल हैं इन पे भी गुफ्तगू हमने कर ली। अब ईरान और सऊदी अरब का जो सिलसिला चल रहा है, इसके अंदर पाकिस्तान एक बीच में फंसा हुआ है, सऊदी अरब की तरफ से प्रेशर बहुत ज़्यादा है। चीन का क्या रोल देखते हैं? चीन के जो प्रेसिडेंट हैं उन दोनों ममालिक का दौरा करने से पहले राहिल शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब, वजीर आजम और आर्मी चीफ, दोनों ममालिक में गए। क्या उसका नतीजा निकल गया? कि मुझे अगर समझ में नहीं आया कि ये लोग वहाँ गए तो इनको ईरान ने क्या कहा, सऊदी अरब ने क्या कहा, मुझे मतलब किसकी बात आप कर रहे हैं? मैं पहले तो राहिल शरीफ और नवाज शरीफ साहब की बात कर ली जाए कि ये वहाँ गए, क्या रोल प्ले किया, कि वहाँ जाके बादशाह सलामत उन्होंने को जाके बताया कि जी हम आपके साथ नहीं है, क्या कहा? ये देखिए, इतने हाई लेवल के जो दौरे होते हैं एक के बाद एक, वो ये नहीं हो, ये इसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि सब कुछ अपने इंग्रेडिएंट की मस्जिद में हो रहे हैं। उसका कोई ना कोई कनेक्शन होता है। चाइना का एक बहुत बड़ा प्लान है इस पूरे एरिया में, और जिसका एक पार्ट जो है वो पाकिस्तान का जो कॉरिडोर है, दैट इज वन पार्ट ऑफ दैट, यू नो, ऑल्दो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। दैट इज द ब्रिज बेसिकली जो कि सब कुछ करेगा। तो ये है कि जो 1 बेल्ट 1 रोड का जो उनका प्लान है, तो चाइना तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता इस वक्त के मिडिल ईस्ट में सऊदी और ईरानी वॉर में जाएं और इस कस्म की वॉर मॉन्गरिंग में जाएं, इस कस्म के रेटरिक में पड़े रहें और वहाँ पे ट्रबल हो। तो एक तो ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि उनका जो फ्यूचर उससे अटैच्ड है। तो ये है जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, और आई वुड लाइक टू हियर रियाज भाई ऑल्सो ऑन दैट,
कि मुझे जो लगता है कि ये जो कुछ हुआ है ये एक तरह का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। वो पाकिस्तान जो है उनको ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बिटवीन हु? ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, अच्छा, मे बी यूएस आल्सो, क्योंकि अभी क्वाड्रिलेटरल जो ठीक है। तो राहिल शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब आपके सोच के मुताबिक ये दोनों जो है इस जो गए हैं कि पीछे चाइना भी इनके साथ शामिल नहीं गए, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने कहा तो अच्छा, ठीक है। लेकिन ये है कि ये वो भी पार्ट ऑफ द गेम। और ये है कि और मुझे लगता है कि उनको सऊदीज को भी और उनको भी ईरानीज को भी इन दोनों ने यही समझाने की कोशिश की होगी कि देखिए एक बहुत बड़ी चीज़ आ रही है, ये हमारा फ्यूचर है, इससे अटैच है, आप सबका फ्यूचर अटैच है, उसे मत इस तरह से वेस्ट कीजिए। सो जस्ट कम बैक। और मेरे ख्याल से ईरान से इतनी ट्रबल नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि ईरान ने तो फौरन उनकी टॉक्स में हर चीज़ को एग्री भी कर लिया कि हम पाकिस्तान में मिल भी लेंगे और वो होगा। मसला सऊदी अरब का है कि वो लोग बहुत एडवेंचरिज्म क्या एडवेंचरिज्म कर रहे हैं। आप देख लीजिए यमन में घुस गए, मतलब अब आप देखिए कि उसका क्या। अच्छा, लेकिन सवाल ये है कि आप अभी इन टॉक्स में किसने सब में ज्यादा जो है पॉजिटिवनेस दिखाई है, किस मुस्बित? देखिए जो कि मीडिया रिपोर्ट्स में, ये मेरी कोई इंटरनल रिपोर्ट नहीं है, अभी आई हैव येट टू टॉक टू समबडी, लेकिन ये है कि जो कि मीडिया रिपोर्ट्स है उससे जो मेरी अपनी एनालिसिस है वो तो यही लग रहा है कि ईरान ने उसे वेलकम किया। और आप देखिए कि जो उनके रूहानी पेशवा हैं आयतुल्ला अली खामेनी साहब, उनकी मुलाकात तो नहीं हुई इस वक्त से, लेकिन बाद में उन्होंने एक स्टेटमेंट ज़रूर दी बाद में कि इस तरह की चीज़ को। तो ये है कि ईरान ने सो फार दिखाई है थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन सऊदीज़ ने, मतलब ये जो इनका निमर साहब का जो एग्जीक्यूशन हुआ है, दैट इज जस्ट अ ओपन प्रोवोकेशन। रियाज साहब आपकी तरफ आते हैं, आपका एक तो अपनी राय इस पे दीजिए कि क्या सिलसिला। और ये बात जो मिसबा साहब ने कि आपके साथ एग्री करते हैं, एक और बात कही जा रही है कि इस वक्त जवाद ज़रीफ और ईरान की जो डिप्लोमेसी है वो दे आर नाउ वन ऑफ द बेस्ट इन दैट रीजन, और सऊदी अरब वो डिप्लोमेसी नहीं कर पा रहा है। आप किस तरह देखते हैं? असल में चाइना ने पाकिस्तान को भी ये काउंसिल किया है कि आप इन झगड़ों में मत पड़े, किसी का साथ मत दें, यहाँ जंग में शामिल ना हो, अपना अलग रखें आप इनसे। और कोशिश करें अगर आपका जो कुछ इनके साथ असर है सऊदी अरब में और ईरान में, क्योंकि पाकिस्तान ये लोग आए थे सऊदी अरब से, एक हफ्ते में दो आए, पहले फॉरेन मिनिस्टर आए, उसके बाद फिर जो क्राउन प्रिंस जो के बेटा भी बेसिकली इफेक्टिवली प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त, ही हैज ऑल द पावर, ही इज द यंगेस्ट डिफेंस मिनिस्टर, तो वो 29 इयर्स डेप्यूटी क्राउन प्रिंस भी हैं, वो बेटे हैं, बादशाह के बेटे भी हैं। तो ये आए, तो इसका मतलब ये है कि भाई पाकिस्तान को अहमियत दे रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं। तो पाकिस्तान ने भी कहा ठीक है हम आपसे बात करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप में जंग ना हो, तो आप लोग एक दूसरे से बात कीजिए। और चाइना जो है वो बेसिकली सपोर्ट्स दिस पॉलिसी। तो ये लोग खुद भी गए दोनों से मिलने के लिए। उसके बाद मेरे ख्याल में शी जिनपिंग साहब भी इसीलिए गए हैं। एक तो ये कि अभी सैंक्शंस लिफ्ट हुए हैं, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ ईरान के खिलाफ, तो एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात ये है कि चाइना की ऑलरेडी बहुत ट्रेड है, $52 बिलियन की ट्रेड है चाइना की ईरान के साथ। तो ईरान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर चाइना। तो चाइना जो है वो चाहता है कि इस खत्ते में एक तो ये कि अमेरिका का क्योंकि असर ज़रा कुछ कम हो रहा है वहाँ पर, तो वो जो वैक्यूम उससे क्रिएट होने का इम्कान है वो उसको फिल करे। दूसरी बात ये है कि ये जो पाकिस्तान का जो सीपेक का रूट है, ये भी बिल्कुल जो ग्वादर है ये तकरीबन पर्शियन गल्फ के बराबर में बैठा हुआ है, समझ ले। तो उससे एक रास्ता खुल रहा है पर्शियन गल्फ का चाइना के लिए, और मिडल ईस्ट तक उसकी पहुंच हो रही है। अच्छा, तो चाइना ये चाहता है कि क्योंकि उसकी इकोनॉमिक टाइज हैं, रिलेशनशिप है उनसे, कि वो यहाँ पर जंग ना हो, ताकि उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट मुतासर ना हो, और साथ साथ उसका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो भी वहाँ बढ़े इस इलाके में, क्योंकि चाइना आप समझता है कि वो भी एक ग्रेट पावर है, एंड दैट इज इफेक्टिवली ट्रू, इसलिए कि इट्स द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नाउ। तो वो अपना जो नया रोल है उसको रिकग्नाइज कर रहा है एज अ ग्रेट वर्ल्ड पावर, और उस रोल को प्ले करने की कोशिश कर रहा है वहाँ पर अमन व अमान रखने के लिए। आपके अंदाजे के मुताबिक ये जो दोनों हजरात गए हैं, मियां नवाज शरीफ, राहिल शरीफ और इंडियन प्रेसिडेंट, चाइनीज प्रेसिडेंट,
क्या आपको क्या लग रहा है कि दोनों तरफ से क्या लचक दिखाई जा रही है? मेरे ख्याल में ये एक तरह से यूँ समझ लें कि 1-2 पंच है ये, अच्छा, कि पहले ये लोग गए, फिर उसके बाद यू नो बेसिकली रीइंफोर्स करने के लिए अच्छा। शी जिनपिंग गए, और शी जिनपिंग ज़ाहिर है ही कैरीज अ लॉट ऑफ वेट। तो मेरे ख्याल में इसका जो है ना, मुझे उम्मीद ये है कि इसका पॉजिटिव असर होगा, क्योंकि सऊदी अरब जो है ना वो भी समझता है कि अमेरिका से उसके ताल्लुकात में कमी होगी इसके नतीजे में, क्योंकि तेल की अमेरिका को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और ईरान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात जो हो सकता है कुछ बेहतर हो जाएं, तो वो भी चाहता है कि वो उसके चीन के साथ ताल्लुकात अच्छा, सऊदी अरब के बेहतर हो, और चीन और ईरान के साथ ऑलरेडी सऊदी अरब के इसके ईरान चीन के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं इस वक्त। ठीक है। हाँ, ये कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आप इसकी तारीख पढ़ें, जो कि यूरोप की जो 30 ईयर वॉर जो कही जाती है, जो वो हुई थी, उसमें फ्रांस ने अपना इन्फ्लुएंस को वो करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए उसने इस किस्म की चीज़ें की थी, और इस तरह से वॉर कि मतलब अब देखिए सऊदी अरब के साथ क्या मसला है, जैसे रियाज साहब ने भी फरमाया कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस, अमेरिका का उनकी जो उनके ऊपर जो असर था, नहीं डिपेंडेंसी इन्हिसार जो था वो कम हो रहा है। अच्छा, पाकिस्तान का इन्हिसार भी कम हो रहा है। पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है ईरान में ना हो, क्योंकि उसे गैस चाहिए। तेल की कीमत तो बहुत कम हो चुकी है, 27-28, और अगर बढ़ेगी भी कितनी बढ़ेगी, 40 चली जाएगी, दैट्स इट। लेकिन ये है कि पाकिस्तान चाह रहा है कि ये गैस पाइपलाइन बने, तो पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट वहाँ। फिर चाइना का इंटरेस्ट एक और है कि अगर अरब्स और ईरानी, अरब्स और अजम दे स्टार्ट फाइटिंग। अब देखिए ये दोनों जो हैं, वहाँ से जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है, जहाँ से सारे चाइना के शिप जाते हैं ऑयल लेकर आते हैं, वो उसके ऊपर अफेक्ट हो सकता है, वो ब्लॉक हो सकती है, उसके अंदर कोई मतलब एक बहुत सारी वॉर चाइना बिल्कुल नहीं चाहता, किसी किस्म, मतलब नॉट ओनली वॉर, मगर वो इस किस्म के रेटरिक भी नहीं चाहता है कि उससे वो चाहता है कि यहाँ के ऊपर इस वक्त जब हम इस अंडर दिस कंस्ट्रक्शन है बड़े उसके लिए, तो दूसरा उसको पाकिस्तान की भी मेरे ख्याल में चाइना को फिक्र है। अभी मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ रहा था फाइनेंशियल टाइम्स में कि अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन, डिफेंस प्रोडक्शन में जो बहुत ही जॉइंट प्रोडक्शन हो रही है, कोलैबोरेशन हो रही है, उससे वेस्ट जो है वो बहुत परेशान है। दे डोंट वांट, तो पाकिस्तान की, क्योंकि चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान एक तरह से उस खित्ते में एक अहम पावर का रोल प्ले कर सकता है, तो दोनों मिलकर कर सकते हैं, या अकेले मुश्किल है पाकिस्तान भी करना, लेकिन विद चाइना इट कैन डू इट। इसी तरह अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं इसके, और इंडिया के साथ भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑडियंस, आपने गुफ्तगू सुनी, और इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ शो का इख्तिताम करेंगे कि अगली दफ़ा कोई सानेहात ना हो, और पाकिस्तान में तवातुर से खासकर जिस तरह से मासूम बच्चों को, स्टूडेंट्स को, असातिज़ा को टारगेट किया जा रहा है, जो कि निहत्ते होते हैं, और ये दहशतगर्दी का जो वायरस है और दहशतगर्दी का असर में पाकिस्तान इस वक्त आया हुआ है, इससे हम जल्द से जल्द निकल सकें और दुनिया इससे निकल सके। के साथ ही फराज दरवेश को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। दिले उषा की मानिंद ये तपते मैदान, ये लचकते हुए ये लचकते हुए जंगल, ये थिरकते अरमान, ये पहाड़ों की घटाओं में जवानी की उठान, ये मचलते हुए दरियाओं में अंगड़ाई की शान। कितने रोशन है दिए तेरे शबिस्तानों में, ऐ वतन हम है तेरी शम्मा के परवानों में, जिंदगी हो